हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता, यानी जिसे सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। ये किस काल में आता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। इससे पहले वाले हम लोग वीडियो में पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं पाषाण काल। क्या आता है, ये पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर क्या होता है, कौन कौन से वस्तु कहाँ कहाँ मिला है, ये हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको इससे कुछ लाभ मिलता है। तो ये सभी एग्जामों में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लाभदायक होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ आदि ऐतिहासिक काल, तो इससे पहले वाले हम वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि अलग अलग काल में क्या क्या हो रहा था। तो उस काल में हम लोग देख लेते कि क्या हुआ था। ठीक है, तो इस वाला में उस वाला में हम लोग देखे थे कि वो भी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही उसका वर्गीकरण किया गया था। नहीं, यहाँ भी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इसका अध्ययन किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य मिला है। इसमें क्या है, लिखा गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, यानी पढ़ा नहीं जा रहा है। कहने का मतलब इस भाषा में लिखा हुआ है कि उसे कोई पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ साक्ष्य मिल रहा है लेकिन उसे पढ़ नहीं पा रहा है। यानी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इसका बताया गया कि क्या है या कितने समय के है, ये कब का है ये काल। ठीक है ना, ये कब का सभ्यता, ये उसी साक्ष्य के आधार पर पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसी आदि ऐतिहासिक काल को ही हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। यानी इसके अंतर्गत ही हम क्या पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता। यानी हड़प्पा के बारे में हम जो लोग पढ़ते हैं वो पहला बार सिंधु सभ्यता मिला, सिंधु में मिला, यानी सिंध नदी के तट पर मिला। एक तरह से बोल सकते हैं सिंधु नदी के तट पर मिला, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता ही बोलते हैं। और अलग अलग नदियों के तट पर मिला है, लेकिन सभी नदी कहीं ना कहीं सिंधु नदी से मिलता है, जिस कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोला जाता है। समझ पा रहे इतना बात? इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर देखो, तो सिंधु नदी तट पर सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी तट पर मिला है। सिंधु नदी तट कहाँ है, यहाँ पे, ये पाकिस्तान के सिंधु नदी तट पे, पाकिस्तान में जो बह रहा है सिंधु नदी, उस तट पे, यहाँ सिंधु नदी के तट पर सिंधु सभ्यता मिला हुआ है। और इसकी खुदाई पहला बार किसने किया था, खुदाई हड़प्पा स्थान पे किया गया था। खुदाई पहला बार हड़प्पा स्थान पे खुदाई किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, पहली बार इसका खोज किसने किया, चार्ल्स मैसन ने। खोज बोलो या जानकारी के बात बोलो, यानी पहला बार जानकारी किसने दिया, तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका जानकारी दिया। ठीक है ना, सब यानी देखने के लिए गया, देखने के लिए कि क्या क्या सब मिला है, उसके देख रेख के रूप में काम करने का श्रेय किसको जाता है, जेम्स कनिंघम को। इससे पहले बारे में भी हम लोग देखे थे कि जेम्स कनिंघम को ही सर्वेक्षण के आधार पर बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये कितने वर्गों में बांटा, कितने दूर में फैले हुए हैं। अगर सिंधु सभ्यता का बात बोले, कितने दूर में फैला हुआ है। हड़प्पा का ही सिर्फ नहीं, हड़प्पा का ही स्थान नहीं बोल रहे हैं, ये हड़प्पा के अलावा सभी मिला के हम बोल रहे हैं। तो हड़प्पा यहाँ पर बोल सकते हो कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितने में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है सिंधु सभ्यता। अब यहाँ पर लिखा है पुरातात्विक विभाग का स्थापना कौन किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1904 में। लॉर्ड कर्जन कौन है, तो उस समय भारत के वायसराय थे। 1904 में भारत का वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और ये इसी ने पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया। और इसका महानिदेशक किसको बनाया गया, जॉन मार्शल को क्या बनाया गया, महानिदेशक। किसका महानिदेशक बनाया गया, पुरातात्विक विभाग का। ठीक है ना, अब इसका नामकरण कौन किया, इसका नाम किसने किया, या सिंधु सभ्यता के रूप में नामकरण किसने किया, तो हम बोलेंगे जॉन मार्शल। कौन किया है, जो महानिर्देशक था, पुरातात्विक विभाग का जो महानिर्देशक था, वही कहीं ना कहीं इसका नामकरण भी किया, नाम दिया गया। ठीक है ना, पहली बार अगर खुदाई का बात करें, यानी हड़प्पा सभ्यता का पहली बार खुदाई कौन किया है, तो दयाराम साहनी। कौन किया है, दयाराम साहनी। ध्यान रखना है, पहली बार खुदाई किसने किया, दयाराम साहनी का नाम दिया जाता है। ये पूछता है आपको, प्रत्येक लगभग एग्जाम में पूछता है। अब देखो यहाँ पर पहली खुदाई हो गया। अब ये आकार कैसा है, ये हड़प्पा का आकार कैसा है, तो हम बोलेंगे त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है, त्रिभुजा आकार है। विश्व की सबसे पहली शहर सभ्यता थी कौन,
सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी, अगर बात करें, ध्यान रखें, विश्व की सबसे पहली का बात करें, अगर शहरी का बात करें तो सिंधु सभ्यता, ठीक है ना। अगर विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में बोले मेसोपोटामिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेसोपोटामिया। ऐसे तो 3-4 है, जो अपना चौथा स्थान पे आता है, कौन सा आता है, यही हड़प्पा या सिंधु सभ्यता हम बोलेंगे। सिंधु सभ्यता विश्व में चौथा स्थान आता है, ठीक है ना। जैसे पहला पर मेसोपोटामिया आता है। अगर वही बात करें चीन का सभ्यता, मिस्र का सभ्यता, ये सब क्या है, कहने का विश्व की सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। चौथा नंबर पर अगर सिंधु सभ्यता को दिया जाता है, लेकिन पहली, विश्व की पहली अगर शहरी सभ्यता की बात किया जाए, नगरी, तो क्या बोला जाएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है, विश्व की पहली। अब यहाँ पर इसका विकास किस समय हुआ, तो किसी आपको बुक में दिया होगा कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, तो अलग अलग डेट हो सकता है। हम उसके बीच में डेट ले लिए हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर ये डेट ले लिए 1750 ईस्वी तक, यहाँ माना जाता है ईसा पूर्व तक, ठीक है, इतना समझ में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले ये सिंधु सभ्यता के बारे में हम जानकारी कुछ दी है आपको। अब यहाँ पर पहला जो खुदाई हुआ सिंधु सभ्यता, तो पूरा टोटल का नाम लिया गया है नहीं, लेकिन अलग अलग जगह पर जो मिला है उसके नाम पे रख दिया गया है, लेकिन पूरे का नाम हम क्या बोलेंगे, सिंधु सभ्यता। सिंधु क्यों बोल रहे हैं, मैप से थोड़ा हम जान लेते हैं। मैप से क्यों हम जान लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर है झेलम, यहाँ पर है चिनाब, यहाँ पर है रावी और यहाँ पर सतलज है। तो सिंधु आ रहा है कहाँ, तिब्बत से आ रहा है नहीं। वही सतलज बात करें तो मानसरोवर के झील से निकल रहा है, कहीं ना कहीं राकस ताल से, तो ये भी कहीं ना कहीं तिब्बत से निकल रहा है। अब देखिए अलग अलग है, ये अलग अलग नदी जा रहा है नहीं, तो अलग अलग भारत से होते हुए नदी आ रहा है नहीं। जैसे ये ब्यास तो पंजाब में रुक जाता है, ठीक है। अब ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, फिर ये रावी नदी है और ये फिर सतलज नदी है। ये चारों नदी कहाँ जाके मिलता है, सिंधु नदी में। इसलिए अगर जो मान लो कि रावी नदी के तट पर होगा, जो सभ्यता अगर रावी नदी पर होगा या फिर चिनाब पर होगा, ठीक है ना, या बोल सकते हो सतलज पर होगा, वो जाके कहाँ मिलेगा, सिंधु में ही तो मिलेगा। और जब सिंधु में ही मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंधु सभ्यता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। समझ गए यहाँ पे कि अलग अलग अगर नदी पे अगर रहेगा कोई भी सभ्यता, अगर इस नदी पे है यानी इस स्थान पे है, कोई इस स्थान पे है, कोई इस स्थान पे है, तो सभी जाके कहाँ मिल रहा है, सिंधु में मिल रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये सभी सिंधु सभ्यता का ही भाग है, लेकिन अलग अलग जगहों पर मिल रहा है, अलग अलग नदी के तट पर मिल रहा है, इसलिए हम उस जगह के नाम पे रख देते हैं उस सभ्यता का नाम, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो पूरा टोटल ऑल ओवर हम क्या बोल सकते हैं, सिंधु ही सभ्यता है। तो पहला क्या है, हड़प्पा, यानी हड़प्पा की खुदाई कहीं ना कहीं 1921 में बताया गया था। 1921 में किसने बताया, सबसे पहला बात खुदाई किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी हड़प्पा का खुदाई क्यों किया था, 1921 में बताया। और ये कहां पर है, तो रावी नदी के तट पर। कहां पे है, रावी नदी पर। अब ये रावी नदी के तट पर कहां पे आता है, तो पाकिस्तान के कौन सा जिला में, तो मोंटगोमरी के जिला में, मोंटगोमरी जिला में आता है। पिघट्टा में हड़प्पा मोहनजोदड़ो को, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों के साम्राज्य को मिला के इसे जुड़वा राजधानी का संज्ञा दिया जाता था, यानी जुड़वा राजधानी कहा जाता था, ठीक है, समझ में रखना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, दोनों के साम्राज्य को मिला के जुड़वा इसको राजधानी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब देखिए हड़प्पा में निम्नलिखित वस्तुएं मिली, यानी बहुत सारी वस्तुएं ऐसे मिली, जिसमें से हम कुछ वस्तुएं का नाम लिखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको एग्जाम में जो आता है और आया गया है वो हम डाले हैं यहाँ पर। जैसे कि कुम्हार का चाक मिला है, क्या, कुम्हार का चाक मिला है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बर्तन बनाते हैं, कोई मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, वो चाक मिला। अन्नागार, वहां पर अन्नागार भी मिला, यानी अन्न का घर, अन्न का क्या मिला, घर मिला है, ध्यान रखना, जहां पर अन्न रखा जाता है। उसके बाद श्रमिक आवास यानी श्रमिक के रहने वाला आवास मिला है। उसके बाद मातृ देवी मूर्ति मिली है, यानी माता की मूर्ति, देवी की मूर्ति हम बोल सकते हो, ठीक है ना। उस समय कहीं ना कहीं मातृ सत्तात्मक था,
इसीलिए हम बोल सकते हैं मातृ देवी का मूर्ति ज्यादा वहां पर मिला है। उसके बाद लकड़ी का ओखली मिला है। क्या मिला है? लकड़ी का ओखली मिला है। इसमें धान हम लोग कूटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लकड़ी का ओखली। ठीक है ना। उसके बाद लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत जिसमें लाश को रखा जाता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? ताबूत बोलते हैं, इसलिए लकड़ी का ताबूत मिला है। उसके बाद देखिए RH-37 कब्रिस्तान, यानी अब RH-37 कब्रिस्तान का भी साक्ष्य वहां पर मिला है। कहने का मतलब RH-37 का मतलब क्या होता है कि वहां पर उस कब्रिस्तान में 37 गो लाश का कहीं ना कहीं साक्ष्य मिला है, जिसमें से ध्यान रखना है, जिसमें से 2 का कहीं ना कहीं उसके शकल पर उसका सफलता मिल गया है। वैज्ञानिकों को बोल सकते हैं कि 37 में से 2 का सही से चेहरा बनाने में सफलता मिल चुका है, तो उसी का नाम पे RH लिखा गया है। इसलिए हम बोलते हैं RH-30 में से 2 का। तो यहाँ पर लिखा है कब्रिस्तान, ठीक है ना। तो कब्रिस्तान का वहां पर साक्ष्य मिला है। उसके बाद हाथी का कपाल मिला है। क्या मिला है? हाथी के कपाल का साक्ष्य भी मिला है वहां पे। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह का मतलब हुआ ये वाला चिन्ह का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला बात हम कर रहे हैं, ये है स्वास्तिक चिन्ह। यानी इससे पता चलता है कि उस समय भी सूर्य को नमस्कार करने की धारणाएं कहीं ना कहीं होगा, जैसे हम लोग अभी भी करते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह ये यानी सूर्य की नमस्कार की कहीं ना कहीं ये चिन्ह बोल सकते हैं। तो उस समय भी धारणाएं थी, जो उस समय थी, नहीं बोल सकते कि उस समय के ही धारणाएं के हम लोग क्या कर रहे हैं, लिए हुए हैं, अब कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि चांदी, ध्यान रखना, चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हड़प्पा के लोगों ने ही किया। चांदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हड़प्पा के लोग ही ने किया था, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए ये पहला हो गया हड़प्पा जो 1921 में। अब उसके बाद मोहनजोदड़ो यानी 1922 में इसका साक्ष्य मिला। मोहनजोदड़ो के जगह पे से। अब देखो इसका खुदाई कौन किया था? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया था, ध्यान रखना। ये कहाँ है? तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में। पाकिस्तान के कहाँ है? लड़काना जिले में है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो है। इसका खुदाई किसने किया? राखल दास बनर्जी। ये भी ध्यान रखना है। कब क्या था? 1922 में। ये कौन सा नदी पे है? ये भी सिंधु नदी पे है। ये भी कहाँ आता है? इसी सिंधु नदी पे आता है, ठीक है। अब कहाँ? पाकिस्तान में। अब ये देखो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यही ये मोहनजोदड़ो को हम बोलेंगे। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये यानी मोहनजोदड़ो ये सभी सभ्यता में से, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, यहाँ पर गया चनहुद्रो, ठीक है ना, कालीबंगा, अलग अलग जो स्थान दिया हुआ है, उस सभी सिंधु सभ्यता में से सबसे बड़ा शहर किसको माना जाता है? मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा शहर माना जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से मोहनजोदड़ो से मृतकों का बहुत बड़ा टीला भी मिला है। मरे हुए व्यक्ति का भी बहुत बड़ा टीला मिला है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसमें यहाँ से भी कहीं ना कहीं कुछ वस्तुएं मिली है, जो हम यहाँ पर कुछ वस्तुएं का नाम लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे वस्तुएं, लेकिन जो पूछा गया क्वेश्चन है वही हम लोग लिखे यहाँ पर। जैसे यहाँ लिखा पुरोहित की आवास। पुरोहित मतलब जो पंडित होता है, उसका भी कहीं ना कहीं उसका साक्ष्य मिला है वहां पे, उसका आवास मिला है, घर मिला है जहां पर रहता था, इसलिए हम लिखे वहां पर पुरोहित का आवास। यहाँ पर घर में कुआं, यानी इस मोहनजोदड़ो में कुआं भी हुआ करता था, उसी समय से ये कुआं चलता आ रहा है, तो बोल सकते हैं कि घर में भी कुआं उस समय उसका साक्ष्य मिला है। उसके बाद विशाल स्नानागार, यानी जहां पे नहाते हैं, जैसे पोखर, तालाब, अभी का अगर हम बात बोले तो स्विमिंग पूल बोल सकते हो आप, वहां पर उस समय थे स्विमिंग पूल के रूप में, जिसको हम स्नानागार बोलते हैं, स्नान करने वाला, ठीक है ना। यानी पूरे घर के बीच वाला में भाग में स्नानागार मिला है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा मिला है, ठीक है ना, ये उसका साक्ष्य मिला है। उसके बाद अन्नागार, यानी कहीं ना कहीं यहाँ भी अन्न का घर मिला है, और ये भी बहुत बड़ा बोल सकते हो कि बहुत बड़ा इसका घर है, ठीक है ना। सूती वस्त्र का भी हुआ साक्ष्य मिला है। स्वास्तिक चिन्ह इसमें भी मिला है, स्वास्तिक चिन्ह, यानी मोहनजोदड़ो में भी स्वास्तिक चिन्ह का परंपराएं थी। उसके बाद सभागार, यहाँ पर जहां पे 10 लोग बैठता था, सभा करता था, उसको हम बोलेंगे, उसका भी घर था वहां पे,
ठीक है ना, उसका भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद सबसे चौड़ी सड़क किस कहाँ पे मिला है, तो मोहनजोदड़ो में ही मिला है, ठीक है ना, ध्यान रखना, सबसे चौड़ी सड़क। उसके बाद पशुपति, अब ये सबसे बड़ी चौड़क तो है, सड़क तो है। यहाँ ये सड़क कैसा होता था, 90 डिग्री के एंगल पर होता था, एक दूसरे के सड़क क्या होता था, 90 डिग्री के एंगल पर होता था, ये भी ध्यान रखना है। मतलब उस समय जो इतना उन्नति के रूप में था, अभी भी नहीं बनता है गांव में, एक तरह से हम बोल सकते हैं। उसके बाद पशुपति शिव का भी मूर्ति वहां पर मिला है, तो ये भी ध्यान रखना है, पशुपति शिव का भी। उसके बाद कांसे की नर्तकी, यानी डांसिंग गर्ल बोल सकते हो एक तरह से, डांसिंग गर्ल यानी लड़की का भी जो नर्तकी के रूप में उसका क्या मिला है, मूर्ति मिला है। तो इस तरह से बोल सकते हैं, क्या चीज का, कांसे का। अब यहाँ पर तांबे का ढेर, बहुत सारे तांबे था वहां पे, ठीक है, उसका भी साक्ष्य मिला है। ये आपको कहाँ मिला है, तो ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा भवन इमारत है। यानी अन्नागार जो है ना, अन्नागार यानी मोहनजोदड़ो में अन्नागार का भवन सबसे बड़ा है। क्या है, सिंधु सभ्यता, पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। भवन बोल सकते हो या इमारत बोल सकते हो, पूछता है ये, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर भी स्वास्तिक मोहर, यहाँ पर देखो ये स्वास्तिक मोहर जो हम दिखाया गया, यहाँ पर लिखा हुआ ना स्वास्तिक चिन्ह, उसका मोहर मिला है। यानी सबसे बड़ा स्वास्तिक मोहर कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है ना। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। और क्या चीज का बना था, सिलखड़ी का बना हुआ था, क्या चीज का, सिलखड़ी का बना हुआ था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, हम लोग हड़प्पा देख लिए, मोहनजोदड़ो देख लिए, अब है चनहुद्रो का। यहाँ देखिए, चनहुद्रो सबसे पहला 1931 में इसका खुदाई किया गया था, 1931 में इसका साक्ष्य मिला है। तो गोपाल मजुमदार ने किया खुदाई, किसने किया, चनहुद्रो में खुदाई किसने किया, तो गोपाल मजुमदार ने, ध्यान रखना इस बात को। ये कहाँ है, ये चनहुद्रो कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंधु नदी पर है, पाकिस्तान के सिंधु नदी पर ये चनहुद्रो भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना, पाकिस्तान के सिंधु नदी पर ही है। यही एक औद्योगिक शहर है, कहीं ना कहीं व्यापार उस समय भी हुआ करता था, जिस समय मेसोपोटामिया, उस समय क्या होता था, व्यापार इस वजह से होता था। अब यहाँ पर भी चनहुद्रो में भी कुछ साक्ष्य मिला है, कुछ वस्तुएं के साक्ष्य मिला है, जैसे में कि मेकअप का सामान मिला है, जिसको हम बोल सकते हैं सामग्री के रूप में। अब मेकअप में क्या क्या चीज मिला है, जैसे लिपस्टिक भी मिला है, तो कहाँ मिला है, हम बोल सकते हैं चनहुद्रो में, ध्यान रखना, मेकअप का सामान, लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला जिसको ऐना बोलते हैं आप लोग, नहीं, वहां साक्ष्य मिला है। मनका मिला है, नहीं, जिसको आप घड़ा बोल सकते हो, बर्तन, मिट्टी का बर्तन बोल सकते हो। गुड़िया मिला है, समझ में आ ही रहा होगा आपको। सुई मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, यानी ईंट पर पूरा छापा हुआ है, शरीर का बोल सकते हो, इस तरह से अलंकृत ईंट मिला है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं, और ये भी मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, यानी उसका भी साक्ष्य मिला है। वहां पे पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे अध्ययन जब किया गया, तो देखा है कि बिल्ली का भी पीछा करता हुआ कुत्ता के निशान मिला हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, यानी अलग अलग जगह मिला है, इसमें कुछ अलग अलग और भी जगह है, उसको भी हम लोग बताते हैं उसको। तो सबसे पहले इसको एक बार और हम देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कह सकते हो, या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता, यानी सभी जितना जगह अलग अलग मिला है उस सभी को मिलाकर सिंधु सभ्यता बोल सकते हो। हड़प्पा का खुदाई किसने किया, तो हड़प्पा के दयाराम साहनी ने किया, ठीक है, ध्यान रखना है इस बार। उसके बाद मोहनजोदड़ो को किसने किया, राखल दास बनर्जी किया। उसके बाद चनहुद्रो को कौन किया, तो गोपाल मजुमदार किया, ये ध्यान में रखना है, ये बहुत VVI है। अब इसके साथ ही आगे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पे जो भारत में, अलग अलग जगह पे जो भारत में मिला है, तो उसका क्या क्या उसका साक्ष्य मिला है, कौन इसका सबसे पहला बार बताया था, तो ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि रोपर भी एक जगह है। रोपर कहाँ है, तो हम बोल सकते हैं पंजाब में। ये कहाँ है, पंजाब में है, और सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, ये सतलज नदी है, सतलज नदी के किनारे, यानी ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ही है,
ये क्या है, सतलज नदी, ये भी पाकिस्तान में ही मिला है। तो क्या है, रोपर एक जगह है। 53 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खुदाई किया था और ये बताया था कि इस नदी पर कहीं न कहीं उस पंजाब सतलज नदी पर उन्होंने इसका खुदाई करके ये बताया मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी सब मिला है। यानी मानव के साथ साथ पालतू जानवर, यानी जैसे पालतू जानवर क्या बोल सकते हो, कुत्ता बोल सकते हो, तो उसका क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक है ना, क्या चीज, सब मिला है उसका। ठीक है ना, ऐसे ही सब नवपाषाण काल में भी जम्मू कश्मीर मिला था, नहीं, जहां पर हम बोल सकते हैं बुर्जहोम में क्या क्या मिला था, मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया जा रहा था, इसीलिए यहां भी मिला है। नहीं, यानी कहाँ मिला है, तो हम बोल सकते हैं सतलज नदी के ऊपर बोल सकते हो कि यहाँ पर खुदाई किया था। उस जगह का क्या नाम है, रोपर। यानी सतलज नदी के जहां पर सतलज नदी पर जहां मिला है वो स्थान का नाम क्या है, रोपर, यानी पाकिस्तान के रोपर में मिला है, ध्यान रखना है। अब है एक है कालीबंगा। कालीबंगा ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है, कालीबंगा, काली मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है, नहीं, और बंगा मतलब चूड़ी होता है, यानी कालीबंगा, ध्यान रखना। यानी से अलंकृत ईंटा मिला है, चूड़ी मिला है जो अभी बोले हैं, उसके बाद जोता हुआ खेत मिला है, हवन कुंड मिला है, हल से जोता हुआ, ठीक है ना, ध्यान है, हल से जोता हुआ खेत मिला है, हवन कुंड मिला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ईंट मिला है जो अभी हम बोले थे, अलंकृत ईंट, जोता हुआ खेत मिला है, चूड़ी मिला है। ये कहाँ है, कालीबंगा क्या है, सबसे पहले याद रखना, राजस्थान में है। कहाँ है कालीबंगा, राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ, कौन सा नदी पर, तो सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी, उसको वहीं पे घाघरा नदी भी है तो वहीं पे मिला है, सरस्वती नदी के किनारे मिला है। जो जिला का नाम क्या है, हनुमानगढ़, ध्यान रखना है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मिला है। ठीक है ना, याद रखना। इसकी खोज किसने किया, अलमांद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगा का खोज अलमांद घोष द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने किया था। कालीबंगा का खुदाई किसने किया था, तो बीके थापर एंड बीके लाल ने किया था, बीके थापर एंड बीके लाल। उसके बाद कालीबंगा के साथ धौलावीरा भी एक महत्वपूर्ण जगह है जहां से साक्ष्य मिला है। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, यानी कच्छ में है, कच्छ, गुजरात के कच्छ में है ये स्थित। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो गुजरात के कच्छ में है, ये भी ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसका खुदाई किसने, धौलावीरा का खुदाई रविंद्र बिष्ट ने किया था। ठीक है ना, आप देखो यहाँ पर लोथल, एक और पढ़ते हैं लोथल का अगर लोथल खुदाई कौन किया था, लोथल का खुदाई कौन किया था, तो एसआर राव ने किया था। एसआर राव ने लोथल का खुदाई किया था, जो भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में है। यानी गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे, वहां है एक भोगवा नदी। तो आप ये इतना याद रख सकते हो, गुजरात में अहमदाबाद में खुदाई कौन किया था, एसआर राव ने। एसआर राव लोथल का खुदाई किया था, इतना ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है, ये उस समय का सिंधु सभ्यता, उस समय का अगर बात करें तो ये बंदरगाह के रूप में था। क्या, बंदरगाह के रूप में हम बोल सकते हो। यहां से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है, यहाँ के घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ अगर हम बात करें लोथल का, घर का जो दरवाजा है वो किधर की ओर खुलता था, किधर की ओर होता था, गेट किधर की ओर, सड़क की ओर होता था, ये ध्यान में रखना। यहाँ फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापारी का संकेत है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ से व्यापार भी होता था। यानी सिंधु सभ्यता से अगर हम बोल सकते हो कि मेसोपोटामिया हो, मिस्र का हो, मेसोपोटामिया से ज्यादा हम बोल सकते हो क्या हुआ है, व्यापार होता था। ठीक है ना, यानी उसका साक्ष्य ये बता रहा है कि व्यापार होता था, स्थल मार्ग से ही व्यापार होता था। ठीक है ना, तो ये इतना ध्यान रखना है। उसके बाद एक रंगपुर है जो गुजरात में स्थित है, यहाँ धान की भूसी मिली है, रंगपुर में धान की भूसी मिली है। ये भी सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। ठीक है ना,
धौलावीरा जो है सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी स्थल है, जो गुजरात में भी है पाकिस्तान में। यानी धौलावीरा जो है, धौलावीरा ये गुजरात में है भारत के, और पाकिस्तान में, दोनों में धौलावीरा का साक्ष्य मिला। ये ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सी सिंधु सभ्यता की जगह है जो पाकिस्तान और भारत में भी है, तो ध्यान रखना है धौलावीरा। ठीक है ना, क्या रखोगे? धौलावीरा बोलोगे। उसके बाद देखो, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है। कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ है, जो कहां है? हरियाणा राज्य में पड़ता है। राखीगढ़ कहां है? हरियाणा में है। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। अब यहां पर देखो, और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। ये ध्यान रखना है आप लोगों का। इतना हम लोग जान गए हैं। अब देखिए यहां पर सिंधु सभ्यता की विशेषताएं के अगर बारे में पूछा जाए, विशेषता, इसका क्या विशेषता है, तो आप लोग इतना बता सकते हो कि विशेषता इसका क्या हो सकता है। जैसे अगर बोलेंगे कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वास्तव में शहरी सभ्यता थी, और विश्व की नगरीय सभ्यता थी, पहली सभ्यता हम बोल सकते हो। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण होती, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यानी 90 डिग्री पर होता है। ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में हुआ करता था, ध्यान रखना। जिसका हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी, यानी हवा जो चलता था उस तरह साफ हो जाती थी। यानी कितना दिमाग लगा के काम करता था उस समय, कितना दिमाग तरीका अगर तकनीक रूप में काम करता था, तो आज तो और हो जाना चाहिए था नहीं, तो इस तरह से बोल सकते उस समय था। अब नालियां ढकी हुई थी, यानी इसका विशेषता था क्या क्या उस समय सिंधु सभ्यता का विशेषता कि नाली जो बनता था ना वो सड़क के साइड में, वो क्या होता था, वो ढकी होती थी। अभी भी खुला रहता है इधर, ठीक है ना। इस तरह से बोल सकते उस समय का बात बोले कि ढकी होती थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। उस समय का भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। ये भी ध्यान रखना है। इसका व्यापार विदेशों में होता था, यानी अभी बोले कि मेसोपोटामिया से भी होता था, नहीं अलग अलग चीन की सभ्यता से भी होता था कहीं ना कहीं। अब देखो सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे विद्वान एक अलग समाज है, योद्धा का अलग समाज है, व्यापारी एवं शिल्पकार का अलग समाज है, श्रमिक वर्ग एक अलग होता है। यानी 4 वर्गों को अलग अलग रूप में बांट दिया गया, ठीक है ना। इनका समाज मातृ सत्तात्मक होता था, जैसे अभी पैतृक सत्तात्मक होता है, उसी तरह समय मातृ सत्तात्मक होता था। यानी मदर को एक तरह से आगे मानता था, पिता को नहीं, फादर को नहीं। क्यों बोल सकते हैं कि क्योंकि साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाएगा कि उस समय मातृ सत्तात्मक के रूप में इसका साक्ष्य मिलता है, क्योंकि उस समय देवी का बहुत ज्यादा प्रचलन था। देवी को पूजा, अभी भी पूजा जाता है, लेकिन अभी पिता के रूप में रखा जाता है, इतना ध्यान रखना। आज देखिए इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी जो लिखावट थी चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया। चित्र के जैसा दिखने में लगता है इसका लिखावट, इसे पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, ठीक है ना। जैसे हम लोग अभी लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज लिखते हैं? दाएं से बाएं, तो बोल सकते हैं उर्दू। नहीं, उर्दू को दाएं से क्या करते हैं? बाएं की ओर लिखते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से लिखा जाता था। तो इनके मुहर पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र होता था, ठीक है। इनके मुहर पर गाय तथा सिंह का चित्र मिला करता था, यानी शेर बोल सकते हो, और गाय का भी चित्र मिला करता था मुहर पर। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खड़ी का मुख्य रूप लिया गया था। हमें बताया सेल खड़ी, इस तरह से बोल सकते हो। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। उस समय लोहा था ही नहीं, उस समय लोहा था ही नहीं। जैसे हम बोलेंगे तांबा था, क्या था? तांबे के रूप में बोल सकते हो। चांदी पर पहला प्रयोग किया था। तो लोहे से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, इतना बोल सकते हो। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, यानी क्या बोल सकते हैं? युद्ध जो होता है तो, या तलवार में जो युद्ध लाता है, तो इससे परिचित नहीं था, एक तरह से बोल सकते हो। उसके बाद सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कि वहां के सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग करता था। तो इतना ध्यान रखना है। उत्पादक थे वो, ध्यान रखना, सिंधु वासी जो थे कपास के उत्पादक थे, जो विश्व में प्रचलित था, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का विनाश किसको माना जाता है?
अधिकतर माना जाता है कि बाढ़ का कारण इसका विनाश हो गया है, ठीक है ना। बाढ़ के कारण क्या हो गया, विनाश हो गया है। तो ये जितना हम लोग अभी पॉइंट देखे हैं या सुने हैं, आप पढ़े हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला लेक्चर में हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे जो आपको हल करवाएंगे, और जितना भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में किसी भी तरह से ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। ओके, समझ गए, थैंक यू।